निकोला टेस्ला ये इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट माइंड्स में से एक थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इन्वेंटर थे, बल्कि इनके ऐसे ऐसे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज हैं जो कि आप शायद कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते। ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला उतना कभी फेमस हुए ही नहीं जितना उनको होना चाहिए था। जितना रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए था उतना रिकॉग्निशन उनको कभी मिला ही नहीं। उनकी जो सबसे मोस्ट फ्लोटेड थ्योरी है वो थ्योरी है नंबर 3, 6 और 9 को लेके। निकोला टेस्ला ने बहुत सारे हजारों काउंटलेस मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनमें से सिर्फ एक है ये। निकोला टेस्ला बहुत अजीब कामों के लिए भी फेमस थे। जैसे कि वो कहीं भी जब जाते थे किसी बिल्डिंग में तो वो उस बिल्डिंग का 3 बार चक्कर लगा के फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाते थे। वो उन्हीं होटल रूम्स को चूज करते थे जिस होटल का नंबर 3 से डिवाइड होता हो। वो जब डिश वॉश करते थे तब वो 18 नैपकिन का इस्तेमाल करते थे। एक ऐसा नंबर जो कि 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको OCD था, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सुपरस्टिशियस थे। बट टेस्ला ये कहते थे कि इफ यू न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ 3, 6 and 9 you would have a key to the universe। आप ये तो जानते ही होंगे कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और 3 टाइम का स्टेट होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 काल जिसे हम कहते हैं संस्कृत में। निकोला टेस्ला एक्चुअली में ये 3, 6 और 9 तीनों नंबर से ऑब्सेस्ड रहते थे। वो चाहते थे कि इस दुनिया को इन तीनों नंबर्स का सिग्निफिकेंस पता चले कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि 3, 6 और 9 क्या इसमें इतना खास है, और निकोला टेस्ला हमारे इस दुनिया को क्या समझाना चाहते थे। कैसे निकला ये निकोला टेस्ला का 3, 6, 9 थ्योरी। इसको समझने के लिए हमें पहले मैथमेटिक्स को समझना होगा। मैथमेटिक्स ये इतनी अलग सी चीज है, बट आप इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह मैथ्स मिलेगा। मैथ्स हमेशा से सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम माना गया है और सबसे पावरफुल भी। अगर आप 3+3 करते हो धरती पे तो वो 6 आता है, या फिर 10 - 1 = 9 आता है। और आप इस इक्वेशन को हमारे इस ब्रह्मांड में कहीं भी कर लो, आंसर आपको वही मिलेगा। एंड मैथ्स के बिना हमारा वर्ल्ड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। हर चीज में मैथमेटिक्स का उपयोग किया जाता है। एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि इंसान ने मैथमेटिक्स को नहीं बनाया है, इंसानी सभ्यता ने बस मैथमेटिक्स को खोजा है, जो कि ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। यह ब्रह्मांड हम लोग से कैसे कम्युनिकेट करता है, इसका आंसर मैथ्स में ही है। मैथ्स को इस यूनिवर्स का लैंग्वेज कहा जाता है। इस यूनिवर्स में आप कहीं भी हो, 1 + 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2। सेक्रेड पैटर्न। इस सेक्रेड पैटर्न के बारे में मैं आपको एक मिस्टीरियस सी बात बताना चाहूँगा कि हमारे यूनिवर्स में हर जगह ये सेक्रेड पैटर्न वाली लॉ फॉलो होती है। और वो लॉ क्या है? जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ एक सेल का, जो आप भी थे एक टाइम, और जिससे कि इंसानी शरीर बनता है, तो पहले 1 सेल होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एक्सेट्रा। इस पैटर्न को द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16। 16 जो आंसर आया, इसमें आप 6 + 1 को ऐड करोगे तो 7 आएगा।
16 प्लस 16 इक्वल्स 32। 3 प्लस 2 को आप ऐड करोगे तो 5 आएगा। 7 प्लस 7 को कर लो तो 14 आएगा। तो 1 प्लस 4 इक्वल्स 5। तो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको हर नंबर मिलेगा 1 2 4 8 7 5। बट इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें 3 6 और 9 कहीं भी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि ये तीनों नंबर्स आजाद हैं। बट यहाँ एक अजीब सी चीज होती है। अगर आप 6 प्लस 6 करोगे तो 12 आएगा और इसके आंसर को ऐड करोगे 1 प्लस 2 तो इसका आंसर 3 आएगा। अगर आप 12 प्लस 12 करोगे तो 24 आएगा और 2 प्लस 4 इक्वल्स 6 आएगा। लेकिन किसी भी हाल में 9 कभी भी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि ये नंबर 9 पूरी तरह से इस यूनिवर्स के बियॉन्ड है, हर एक पैटर्न से आजाद। लेकिन अगर आप 9 प्लस 9 करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ऐड करने पे 9 ही आता है। जैसे 9 प्लस 9 इक्वल्स 18 तो इसके आंसर को ऐड करने पे 9 आता है। 18 प्लस 18 इक्वल्स 36 तो 3 और 6 9। 36 प्लस 36 इक्वल्स 72 तो 7 प्लस 2 इक्वल्स 9। निकोला टेस्ला ने एक और बहुत ही डीप सी बात कही थी कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल फॉर्म को स्टडी करना शुरू कर देगा तब एक डेकेड में जितनी ग्रोथ हमारा सिविलाइजेशन करेगा वो पहले सारे सेंचुरीज में हुए ग्रोथ को भी पछाड़ देगा। एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। 360 में जो नंबर्स आते हैं 360 इसको ऐड करते हो तो 9 आता है। बाइसेक्ट करोगे तो 180 डिग्री, इसमें भी 9 आता है। आप फॉर्मेशन को रीड करते रहोगे तो जितने भी एंगल्स आएंगे वो सब 9 के इक्वल होते हैं। इस चीज को आप नोटिस करना। 9 का एक पैटर्न डेवलप होता है और जो रिजल्टिंग एंगल डेवलप होता है सर्कल को बाइसेक्ट करने में वो हमेशा 9 आता है। क्या कोई डिवाइन कोड हमारे नंबर सिस्टम में इम्बेडेड है? एक रेगुलर ट्रायंगल के सारे एंगल का आप सम करोगे तब वो 180 आएगा और 180 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 प्लस 1 इक्वल्स 9। अगर आप 9 के साथ 1 से 9 के बीच वाले किसी भी नंबर को जोड़ोगे तो जिस नंबर को आप जोड़े हो वही हमेशा आता है। आंसर को अगर आप जोड़ोगे तो जैसे 9 प्लस 5 इक्वल्स 14 एंड 14 में 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, जिस नंबर को हमने 9 से जोड़ा था। इस वीडियो में आप अमेजिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गेन करने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20। सबसे पहले मैं आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताना चाहूंगा। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सांथल ट्राइब में इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली उतनी डेवलप्ड रीजन में नहीं रहती थी, इसलिए इनकी फैमिली पॉवर्टी यानी गरीबी से शुरू से स्ट्रगल करते आ रही थी। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद भी वो ग्रेजुएशन की रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से भुवनेश्वर से। ये शुरू में एक स्कूल टीचर थी। जी आपने सही सुना, पॉलिटिक्स में एंटर करने के पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में, जो कि ओडिशा का एक शहर है। और ये जूनियर असिस्टेंट भी थी इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई विभाग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की। उसके बाद इन्होंने इंटर किया पॉलिटिक्स में। उसके बाद ये विधायक भी बनी यानी एमएलए बनी एंड साल 2007 में इनको बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला फ्रॉम दी ओडिशा असेंबली। उसके बाद ये साल 2015 से लेके 2021 तक झारखंड की गवर्नर भी रही यानी कि राज्यपाल। और इसी के साथ ही ये बनी झारखंड में पहली वुमेन गवर्नर। शेड्यूल्ड ट्राइब की ये सेकंड पर्सन है जिनको की कैंडिडेट बनने का मौका मिला फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके पहले ऐसा मौका जिनको मिला था, शेड्यूल्ड ट्राइब में बिलोंग करने वाले जो पहले कैंडिडेट थे जिनको की प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो थे पीए संगमा, पूर्णो अगितोक संगमा, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन थे।
वो खड़े हुए थे 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिसमें कि ये लॉस्ट कर गए थे श्री प्रणब मुखर्जी से। इनको बाद में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इंडिया के पास्ट में रहे सारे प्रेसिडेंट्स का आप लिस्ट देख सकते हो, कौन कौन बने थे। इस पेज में उनका सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, अब तक टोटल 14 प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 19। आपको पता है ना, इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, बट आपको पता है इसमें सबसे टॉप पे कौन है? जैसे कि जितने भी वंडर्स हैं उसको रैंक तो किया गया होगा ना, तो आपको पता है एक सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स है, उसमें रैंक किया गया था एक्चुअल में। एंड जितने भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें कि हमारा ताजमहल आता है, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ताजमहल रैंक 1 पे है, जिसको पॉइंट मिला है 94। फिर आता है चिचेन इट्जा, जो कि मैक्सिको में है, ये वाला वंडर, और इसको जो पॉइंट मिला था वो था 92। फिर थर्ड नंबर पे माचू पिचू आता है, जो कि पेरू में है, इसको पॉइंट मिला था 89। एंड सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से आप पूरा देख सकते हो कि ये कैसे शॉर्टेड है, 7 वंडर। उसके बाद आता है द कोलोसम ऑफ रोम, जो कि इटाली में मौजूद है, और इसको पॉइंट्स मिले थे 88। उसके बाद आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको की पॉइंट मिले हैं 81। फिर आता है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि रियो डे जेनेरियो ब्राजील में लोकेटेड है, जिसको पॉइंट मिला है 81। उसके बाद लास्ट में आता है पेट्रा जॉर्डन में, जिसको पॉइंट्स मिले हैं 77। तो ये थे हमारे विश्व के 7 वंडर्स रैंक्ड वाइज, लोगों के दिए गए पॉइंट वाइज। फैक्ट नंबर 18। जापान में एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है यूनिसन स्पा रिजॉर्ट, और इसमें पता है आपको आप कहां कहां नहा सकते हो? ये वर्ल्ड के उन रेस्टोरेंट्स में से एक है जो कि अपना एक यूनिक पहचान बनाई है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक सर्विसेज। यहाँ पे आप वाइन के अंदर नहा सकते हो, लिटरली कॉफी के अंदर नहा सकते हो, ग्रीन टी के अंदर नहा सकते हो, और नॉर्मल चाय के अंदर भी नहा सकते हो। कॉफी, वाइन, जिसमें चाहे उसमें आप यहाँ पे नहा सकते हो। एंड प्रोबेबली ये वर्ल्ड के सबसे रेयर रेस्टोरेंट्स में से एक है जहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है। इसका आप अंदर का पिक्चर्स देख सकते हो कि कैसे पूरा कॉफी भरा हुआ है। इसमें डुबकी लगाने में सही में मजा आ जाएगा, सही में। और इसकी टिकट प्राइस की बात करें तो वो पर पर्सन अराउंड 2 से 2,500 रुपए की है, इंडियन रुपीज में बात करें तो। फैक्ट नंबर 17। आपको पता है जितने भी ये आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो पागल टाइप के होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जो कि बहुत कमाल के काम करते हैं, बट वो काफी अजीब और आर्टिस्टिक होता है। जैसे कि इस इमेज में आप देखो, ये जो फोटो देख रहे हो ये आपको क्या दिख रहा है? इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल सा एक जगह है, एक ग्राउंड है, उसके अंदर ऐसा पूरा रूम बना हुआ है। आपको पता है रोमानिया और बाकी ऐसे जगहों पे ऐसा जगह जगह पे हमें देखने मिलता है। तो वहाँ के होमलेस पॉपुलेशन, जो वहाँ के होमलेस लोग हैं, वो रैंडमली ऐसा जगह को एंजॉय कर सके, उसके लिए कुछ आर्टिस्ट, कुछ एनोनिमस आर्टिस्ट लोग मिलके ऐसा किए थे। एंड ऐसा अजीब सा आर्टवर्क बहुत जगह पाया भी गया था। और ये बहुत अजीब सी बात है, मतलब ऐसा देखो परफेक्टली रूम क्रिएट कर देते हैं ये लोग किसी भी जगह पे। और ये एनोनिमस लोग ज्यादातर उन लोकेशंस को चुनते हैं जो कि अबैंडन्ड हो गई है, जहाँ पे सालों से कोई काम हुआ ही नहीं है और वो जगह वैसे ही वेस्ट जा रहा है। वैसे टाइप की जगह पे ये ज्यादातर ऐसा काम करते हैं। फैक्ट नंबर 16। मैंने पिछले फैक्ट में आपको एनोनिमसली कुछ काम करने के बारे में बताया, कैसे लोग एनोनिमसली होमलेस, मतलब अपनी पहचान को बताए बिना ही होमलेस लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं। वैसे ये एक फैक्ट है वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के बारे में। वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी थी जो कि लास्ट साल हुए उस कोरोना के हाहाकार के चलते स्टूडेंट्स के लिए $76 मिलियन का बजट कम पड़ रहा था, ऐसा आया न्यूज में। फिर आपको पता है क्या हुआ? उस वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी को एक एनोनिमस, एक अनजान डोनर ने $550 मिलियन गिफ्ट कर दिया। ये पूरे अमेरिका के हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट डोनेशन है जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी को किया गया था। एंड ये उसने किया ये मैसेज के साथ कि इस यूनिवर्सिटी का नाम और भी बड़ा करो और एक ब्राइटर और एक ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर क्रिएट करो इसके लिए। और इसके लिए स्कूल ने उस अनजान डोनर को थैंक्स भी बोला। मतलब आप इस चीज की इंटेंसिटी को समझ पा रहे हो। $550 मिलियन, यानी आज के टाइम के करीब 4,000 करोड़ रुपए, इतने के बराबर एक अनजान आदमी ने डोनेट कर दिया। ऐसे डोनेशंस लोग पब्लिकली करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ एक एनोनिमस डोनर ने ये करके
एक अजीब सा मतलब चीज को दिखाया। उसने डोनेट करके ये कहा कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आज यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे सर्विसेज मिल पाए और नेक्स्ट 100 साल तक भी मिले। ये बहुत ही अनरियल सी चीज है जो कि अमेरिका में हुई थी। फैक्ट नंबर 15, इंडिया का मैप आपने देखा ही होगा कि कैसा होता है, बट यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक सा मैप दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको 3D मॉडल में ये पता चलेगा कि हमारे इस पूरे भारत में कहाँ कहाँ कैसा लैंडस्केप है। इसे रिलीफ मैप भी कहते हैं और इसका आपको मैं बहुत ही हाई क्वालिटी वर्जन दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये है वो वर्जन एंड इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा उबड़ खाबड़नेस बोले तो जमीन का मौजूद है। ऊपर देखो यहाँ पे हिमालय और बाकी बिहार के ऊपर वाला एरिया, और जो भी ऊपर वाला एरिया है जैसे कि उत्तराखंड वगैरह, वहाँ पे पूरा पहाड़ भरा हुआ है। और नीचे देखो दिल्ली और यूपी के साइड पूरा प्लेन है, पूरा एकदम प्लेन इलाका है। एंड जितना हम नीचे आते हैं उतना माउंटेन दिखने लगता है हमें। और आप देख सकते हो ध्यान से कि कहाँ पे क्या क्या मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग मैप है। और इसी मैप का एक अलग सा एंगल देखो, ये है उसका दूसरा एंगल। ये एग्जैजरेटेड रिलीफ मैप है। इसमें आपको पूरा व्यू समझ आएगा कि कहाँ पे कैसा एरिया मौजूद है। फैक्ट नंबर 14, देखो, क्या आपको स्पाइसी चीजें पसंद है? आपको स्पाइसी चीजें, मसालेदार चीजें तो पसंद आता ही होगा। कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, मतलब सूप को इतना स्पाइसी, इतना तीखा कर देंगे कि उनका पेट पूरा जलने लगता है। आपने भी कभी न कभी ऐसा मसालेदार चीजों को जरूर खाया होगा जिसको खाने के बाद आपके कान से धुआं निकलता होगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक चाइनीज इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने एक ऐसा बोल ऑफ मसाला सूप पिया, एक बॉल मसाला सूप पिया, ठीक है। वो इतना स्पाइसी था कि वो उसके पेट में एक छेद को क्रिएट कर दिया, लिटरली। जी हाँ, ये एक 26 साल का एक बिजनेसमैन था और इसका कोई अल्सर या फिर किसी भी तरह का पेट का डिसऑर्डर का हिस्ट्री भी नहीं था। बट फिर भी ये ड्रामेटिक ओवर स्पाइसी जो ये इन्होंने ब्लैक पेपर, सिचुआन पेपर और लोकल स्पाइसेस को मिला के क्रिएट किया था, और मे भी इसका जो डेंसिटी था वो बहुत ज्यादा था, पानी से ज्यादा उसका मसाला ही था लगता है, जिसके चलते ये इतना मात्रा में कंज्यूम किया कि पूरा उसका लाइनिंग जल गया और स्टोमक में एक छेद हो गया लिटरली। इस चीज से रिलेटेड आर्टिकल्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा सही में कि एक मसालेदार सूप कैसे ऐसा छेद कर सकता है। पेट तो यहाँ तक ब्लेड को भी गला देता है, फिर ये पता नहीं कैसे हो गया सही में। और उसके सूप में एग्जैक्टली था क्या, इस चीज को भी रिपोर्ट कहीं भी नहीं किया गया था और किसी को नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ आखिर। फैक्ट नंबर 13, देखो, ऐसा कई बार होता है कि आपको सुबह सुबह स्कूल जाना होता है या फिर ऑफिस जाना होता है, और क्या होता है कि उस दिन आपका बहुत ही अर्जेंट वर्क होता है उस दिन, तो आप अलार्म लगा दिए होते हो। फिर क्या होता है, आप देखना कि आपको ना जब अलार्म का टाइम नियर आएगा तब आपको सपना आता है ऐसा कि आप उठ गए हो और वो काम करने लगे हो, आप स्कूल के लिए रेडी होने लगे हो या फिर आप जॉब जाने के लिए रेडी होने लगे हो, बट एक्चुअल में आप सोए रहते हो। बट आपको ऐसा लगता है कि आप उठ गए हो और आप असल में नींद में रहते हो, और ये काफी अजीब सी, स्ट्रेंज सी फीलिंग होती है। मुझे नहीं पता कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट ऐसा एक्सपीरियंस जस्ट लाइक स्लीप पैरालिसिस सबके लाइफ में एक न एक बार जरूर होता है। इसको कहते हैं फॉल्स अवेकनिंग, और ये तब होता है जब आप सपना देख रहे होते हो बट आपके किसी हड़बड़ी या फिर कोई टेंशन या फिर टाइम पे जगने वाला जो आपके माइंड में चलते रहता है, उससे चलते लगता है कि आप उठ के ये सब काम करने लगे हो, बट एक्चुअल में आप नहीं करते हो कुछ भी। फॉल्स अवेकनिंग ये अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है। साइंटिस्ट की माने तो उन्होंने अभी तक यही पता किया है कि जब आप उठने वाले होते हो और कुछ स्ट्रेस आपके माइंड में रहता है, कुछ डेडलाइन टाइप का, तब आपका माइंड वो आपके सपने में दिखाता है कि आप उस डेडलाइन को कंप्लीट कर रहे हो या फिर आप टाइम पे जग रहे हो। तो ये सब दिमाग का खेल होता है एक्चुअली। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये पाया गया है कि जो लोग ऐसे बाथरूम में नहाते टाइम ऐसे गुनगुनाते हैं ना गाना, आप ये नोटिस करना कि आप गाना गाते होगे या फिर नहीं गाते होगे, लेकिन जब आप नहाते होगे तब आप जरूर ऐसे गुनगुनाते होंगे थोड़ा थोड़ा करके, भले ही किसी की सिंगिंग कैसी भी हो। तो ये पाया गया है कि जब आप शावर लेते हो और थोड़ा ऐसे गुनगुनाते हो अनकॉन्शियसली, तो इससे ना आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, ब्लड प्रेशर भी लो होता है और आपका मूड भी ठीक होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रेस कम करता है, एंड जहां पे स्ट्रेस कम होने की बात होती है तो उससे जुड़े जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलते हैं। अगर स्ट्रेस कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी साइमल्टेनियसली कम होता है और आपका इम्यूनिटी भी बढ़ता है। जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस होता है उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जो माइंड का इफिशियंसी है वो भी कम हो जाता है।
फैक्ट नंबर 11, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि इस दुनिया में जो सबसे यंगेस्ट मदर है जो कि कंफर्म्ड है, वो जब बच्चे को जन्म दे रही थी तब वो मात्र 5 साल 7 महीने और 21 दिन की थी, जिनका नाम था लीना मेडिना। जी हाँ, इन्होंने 5 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था और उनका जो बेटा जो सिर्फ 5 साल में जन्म लिया था, गेरार्डो मेडिना, उसका भी आप पिक देख सकते हो। इतने कम उम्र में ऐसा कैसे हुआ ये तो अथॉरिटीज को अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ आखिर पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी। एंड सरप्राइजिंगली उनके पापा को सबसे पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था एज द फर्स्ट सस्पेक्ट। उसके बाद कई हफ्तों के इंटेरोगेशन के बाद उनको एनफ एविडेंस नहीं मिला कि उनके पापा के चलते ही ऐसा हुआ। उसके बाद कई रिलेटिव्स को भी लिया गया इंटेरोगेशन के लिए, फिर भी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद अथॉरिटीज ने वहीं पे केस को ड्रॉप कर दिया। एंड मैं आपको बता दूं, वो आज भी जिंदा है। जी हाँ, इस वक्त भी जिंदा है। एंड उनके बच्चे के बारे में जो कि जन्म लिया था, उसके बारे में उतना जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्राइवेसी दी है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी पाए, और उसके बारे में उतना नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं और उनकी लाइफ अभी क्या है। बट ये तो कंफर्म्ड है कि लीना मेडिना अभी भी जिंदा है, जिनकी एज अभी 88 ईयर ओल्ड है। ये इतिहास के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक है। फैक्ट नंबर 10, आपको मैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने जा रहा हूँ। आपने ये नोटिस किया है कि जहाँ पे लिफ्ट होता है या फिर जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, वेटिंग हॉल होता है या फिर रिसेप्शन होता है, वहाँ पे शीशा लगा रहता है। आप इस चीज पे नोटिस किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि जहाँ पे वेटिंग की बात आती है, जैसे कि लिफ्ट का वेटिंग हॉल एरिया या फिर किसी होटल का रिसेप्शन एरिया या फिर कोई भी जगह जहाँ पे वेटिंग एसोसिएटेड है, यानी जहाँ पे ऐसे लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं, वहाँ पे मिरर्स यानी शीशे इसलिए होते हैं ताकि ये जो वेट करना है, ये जो ऐसे खड़े रह के वेट करने का ये जो बोरिंग काम है, इसको लोग इजीली टॉलरेट कर सके। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर कोई इंसान खड़ा है और उसके सामने एक शीशा है, एक अच्छा सा चमकदार शीशा है जिसमें कि वो अपने आप को पूरी तरह से क्लियरली देख पा रहा है, वो भी फुल बॉडी, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऐसे देखने लगता है, क्योंकि हर कोई को पसंद है कि वो अपने आप को थोड़ा देखे कि हाँ मैं कैसा लगता हूँ, भाई सही लग रहा हूँ ना, स्मार्ट। तो पीपल लाइक टू लुक एट देमसेल्व्स, ये फैक्ट है। इसीलिए वहां पे शीशा रहता है ताकि लोग ऐसे इंगेज रहें और उनको वेटिंग करने में ऐसा बोरिंग फील ना हो। अब से आप कोई भी जगह पे जाओगे जहाँ पे वेटिंग एसोसिएटेड है, जहाँ पे लोग वेट करते हैं, उस जगह पे आप आसपास या फिर साइड में देखना, शीशा आपको दिखेगा ही दिखेगा। फैक्ट नंबर 9, निकोलस केज। इस एक्टर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्या है कि बहुत लोग ये मानते हैं ना, मतलब कॉमेडिकली, मतलब एक कॉमेडिक बात आपको लगेगी, बहुत लोग ये मानते हैं कि ये वैम्पायर है। जी हाँ, क्या है कि एक इंसान को ना एक फोटो मिला था, एक असल इंसान का फोटो, जो कि बहुत पहले का फोटो है। ये 1870 का फोटो है, 1870 का। एंड इनका जो चेहरा है वो आप देखना निकोलस केज से मेल खा रहा है। एंड बहुत लोग पता है क्या मानते हैं, यही है वो इंसान। एंड ये कभी कभी बिजनेस करते हैं एंड कभी कुछ और करते हैं, फिर अभी ये 150 साल बाद आप जाके एक्टिंग का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये वैम्पायर है जो कि बहुत साल से इमोर्टल है और जीते आ रहे हैं, एंड 150-200 साल बाद ये अब एक्टिंग का काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत अजीब सी बात है। क्या हुआ था कि सियाटल का एक मैन, जिनको ये पहली बार फोटो मिला था 1870 का एक इंसान का, वो ईबे पे इस ओरिजिनल फोटो को लिस्ट किया था। एंड ये लिखा था कि वो पूरी तरह से ये बात को मानते हैं कि ये एक वैम्पायर है एंड 150 साल से जिंदा है। कभी पॉलिटिशियन रहे हैं, कभी लीडर रहे हैं और अब एक्टर रहे हैं। और वो इंसान उस ओरिजिनल पिक्चर को लिस्ट किया था ईबे में और प्राइस रखा था $1 मिलियन। बट एक शो में आके उन्होंने हंस के बोला कि ये नहीं, मैं नहीं खून पीता, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है। भले ये इंसान रियल का हो 1870 में, बट मैं ये नहीं हूँ बाबा। उस ईबे के लिस्टिंग में तो ये भी लिखा हुआ था कि ये एक ऐसा वैम्पायर है जो कि हर 75 या 80 साल में अपने आप को रिजुविनेट करता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये लोग मेरे को वैम्पायर इसलिए बना दिए हैं। इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि मेरा एक मूवी आया था वैम्पायर्स किस 1988 में, और उसमें मेरा रोल इतना अच्छा सूट कर गया था कि लोग मेरे को असल का वैम्पायर मानने लगे। ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब ऐसे चीज को लोग ईबे पे लिस्ट करते हैं, वो भी 8 करोड़ रुपए में। एक ऐसा फोटो जो कि रिजेंबल कर रहा है, बस इसी को एज अ प्रूफ, कोट एंड कोट प्रूफ मान के ये लोग ईबे में लिस्ट कर देते हैं। वाह। फैक्ट नंबर 8, साल 2005 में एक राइटर जिनका नाम था तिमोथी एल ओब्रायन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक किताब निकाला था
जिसका नाम था ट्रम्प नेशन। और क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बिलियनियर है और उस टाइम भी थे, मतलब उनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ों रुपए में है। बट उस बुक में ये क्लेम किया गया था, ये दावा किया गया था कि उनकी संपत्ति एक्चुअली में सिर्फ 150 से 250 मिलियन डॉलर के बीच में, न कि बिलियन डॉलर में। तो इसी बात पे डोनाल्ड ट्रम्प ने इन पे केस फाइल कर दिया था कि मैं बिलियनियर हूँ बट तुमने मुझे मिलियनियर क्यों बुलाया किताब में। और ये जो लॉसूट था वो 5 बिलियन डॉलर का था, मतलब 35,000 करोड़ रुपए का केस था। मतलब अगर ये ऑथर हारते हैं तो इनको डोनाल्ड ट्रंप को 35,000 करोड़ रुपए इतना देने का लायबिलिटी आ जाता। बट इस केस को 2009 में डिसमिस कर दिया गया और जो अपील्स कोर्ट है वो भी साल 2011 में इस बात को कंफर्म कर दिया कि इतने से बात पे 35,000 करोड़ रुपए का लॉसूट कोर्ट नहीं मानता है और फिर ये केस डिसमिस हो गया। ये काफी अजीब सी एक केस थी। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है अफ्रीकन टॉर्टोइज जो होते हैं, जो अफ्रीका वाले हैं, अमेज़न जंगल वाले, वो 150 साल तक भी जी सकते हैं, जो कि एक्चुअली में इंसानों से भी ज्यादा है। काफी अमेजिंग फैक्ट है ये। कछुओं के बारे में एक अजीब सी फैक्ट है, आप जान के चौंक जाओगे। आपको पता है अभी इस दुनिया में एक ऐसा टॉर्टोइज भी मौजूद है, एक ऐसा कछुआ मौजूद है जो कि 1832 में जन्म लिया था। 1832 में वो इतनी छुटकू सा था और अब 2022 साल चल रहा है, मतलब कि 190 साल बीत गए और अभी तक वो जिंदा है। ये जो टॉर्टोइज का पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, यही है वो। ये ओल्डेस्ट नोन लिविंग लैंड एनिमल है। इसका नाम है जोनाथन और ये सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड में रहता है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में। इसका शुरुआती 1886 का पिक्चर भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जब ये कुछ 30-40 साल का था। मतलब कितनी अजीब बात है ना, 190 साल एक कछुआ जी रहा है। कछुए लोग तो ऐसे भी कितना स्लो मतलब उनका लाइफ होता है, एंड 190 साल जीना ये कोई मतलब जोक नहीं है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था ना हाईएस्ट लिविंग टॉर्टोइज का, वो 189 साल था, मतलब कि सिर्फ 1 साल कम इससे। और उस टॉर्टोइज का नाम था टुये मैलिया। और आपको एक फैक्ट मैं बताऊं, अपने इंडिया के कोलकाता के अलीपुर जू में एक अद्वैत नाम का एक जायंट टॉर्टोइज था जिसकी मृत्यु साल 2006 में हुई थी। एंड ये माना जाता है, हजारों लोग इसको विटनेस किए हैं, कि वो 255 साल का था। जी हाँ, 255। बट खराब बात यह है ना कि हमारे कोलकाता के अथॉरिटीज ने इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं रखा था कि ये 255 साल तक जिया था। कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिला और इसलिए इसको ऑफिशियली नॉट कंफर्म्ड के लिस्ट में रखा जाता है। एंड इसलिए ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये हमारे अद्वैत को नहीं मिल पाया। एंड कोलकाता के लोग ये सही में मानते हैं कि ये 255 साल का था। बट काश ये लोग प्रूफ रखे होते तो कितना अच्छा होता। फैक्ट नंबर 6, अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम अपने ब्रेन के इफिशियंसी, अपने ब्रेन के कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें, तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करो इसके लिए। जैसे कि अगर आप एक गेट खोलते हो तो आप अपने राइट हैंड का यूज करते हो, अगर आप राइटी हो गए तो राइट हैंड के बदले लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि जो पार्ट आप यूज नहीं करते हो वो आप यूज कर रहे हो, तो इससे ब्रेन में एडिशनल स्टिमुलेशन होता है, जिससे कि आपका क्रिएटिविटी थोड़ा सा बढ़ता है। एंड अगर आप, जैसे इसका एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो अगर आप ब्रश करते टाइम राइट हैंड से ब्रश करते हो तो अपना लेफ्ट हैंड यूज करो। तो ऐसे नॉन डोमिनेंट पार्ट को अगर आप छोटे छोटे काम के लिए यूज करते हो तो इससे आपका सबकॉन्शियसली सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता है। साइंस ने ये पाया है कि नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करने से ब्रेन का कॉर्टिकल एक्टिविटी बढ़ता है। एंड इस चीज के ऊपर कई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए गए हैं, जिसको आप NCBI के वेबसाइट्स पे भी देख सकते हो। और इस इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट से जो मेन स्निपेट है उसको भी आप देख सकते हो कि इसमें यही कॉर्टिकल एक्टिविटी की बात की गई है नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करने के मामले में। जितना सोचते हो आप कि ये चीज कितनी इफेक्टिव होगी, एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फैक्ट नंबर 5, ये भी एक बहुत ही डीप सी फैक्ट है कि ज्यादातर लोग जो है वो अपने फीलिंग्स को आज के टाइम पे कम एक्सप्रेस करते हैं। आप ये नोटिस करना कि लोग फीलिंग को बहुत ही कम एक्सप्रेस करते हैं, बट अपने बॉडी लैंग्वेज से वो शो करते हैं। जैसे कि ये सब बातें आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में नोटिस किए होंगे, या फिर किसी से भी मिले होंगे तो ये आप नोटिस किए होंगे कि जो वो इंसान अपने मुंह से नहीं कहता है, बट उसका जो एक्टिविटी और जो बॉडी लैंग्वेज होता है उससे आपको पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है और वो प्रोबेबली क्या कर सकता है। कोई भी इंसान आपको हमेशा बताएगा नहीं, लेकिन शो जरूर करेगा अपने बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से। तो आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है हर एक चीज में,
कि इंसान का बॉडी लैंग्वेज क्या है। इंसान के दिमाग में एक अलग ही पूरी वर्ल्ड है बॉडी लैंग्वेज की समझ को लेके, जो कि हमेशा सबकॉन्शियसली डेवलप होते रहती है, जिसको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, बट बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत सारे इंसानों के अपकमिंग एक्टिविटीज और बाकी बिहेवियर का एनालिसिस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 4, डायनासोर्स के बारे में तो आपने बहुत सारे फैक्ट्स को जाना है, बट क्या आपने कभी इस फिल्मी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा है कि डायनासोर्स जमीन पे तो होते थे, लेकिन क्या वो उड़ सकते हैं? क्या अपने टाइम पे वो फ्लाई कर सकते थे? तो क्या है कि साइंटिस्ट्स को सिर्फ 2 या 3 ही डायनासोर के बारे में मालूम चला है, जिसके बारे में कंफर्म हुए साइंटिस्ट्स कि उनका विंग यानी सही में उड़ने वाला कैपेबिलिटी था उनमें, उनका विंग था, उनका पंख था। एक डायनासोर है आर्कियोपेट्रिक्स नाम का, और क्या है कि उसके बोन्स को साइंटिस्ट ने स्टडी किया है पावरफुल एक्सरे बीम्स का इस्तेमाल करके। एंड गेस व्हाट, उनको क्या पता चला है? उनको ये पता चला है कि उनके बोन्स बिल्कुल आज के मॉडर्न पक्षियों की तरह थे, हॉलो थे, और वो शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ एक्टिव फ्लाइट भी लिया करते थे, यानी वो थोड़ी देर उड़ा करते थे, बिल्कुल मोर की तरह, बिल्कुल चिकन्स की तरह, जो कि थोड़े टाइम तक हवा में रहते हैं। वैसे ये डायनासोर्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऐसे कम समय में जल्दी से फ्लाइट करके बड़े डिस्टेंस को इतने ह्यूज साइज होने के बावजूद भी कवर कर लेते थे। जितने सारे डायनासोर्स जिसपे ऐसी बात चली है कि ये उड़ सकते थे, साइंटिफिकली रिसर्च के बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको एक्सरे बीम का रिसर्च बताया, उन सब में ये जो है, ये प्रजाति, इसी को दी ओनली ट्रूली बर्ड लाइक डायनासोर कहा जाता है। और ये आज से 150 मिलियन साल पहले, यानी आज से 15 करोड़ साल पहले, लेट जुरासिक एरा में एग्जिस्ट करते थे। फैक्ट नंबर 3, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंस्पायरिंग सी चीज दिखाना चाहता हूँ कि जितने लोग जो सक्सेसफुल हैं, उनसे अगर आप जाके पूछोगे कि कैसे आपका ये हुआ, तो वो आपको ना कुछ ऐसा ग्राफ दे देंगे। एंड ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इसको मानते हैं, इस चीज को। देखो, ये हमारा एक्सपेक्टेशन कि हम लोग कोई काम करेंगे और वो इतना ग्रो होगा, इतना ग्रो होगा, होते 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 पूरा बढ़ जाएगा, ऐसा हम लोग एक्सपेक्टेशन होता है कि चलो शुरू में छोटा रहेगा फिर बढ़ेगा। बट एक्चुअली में जो रियलिटी होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी सक्सेस का, वो ऐसा होता है। शुरू का जो प्रोग्रेस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो हो रहा होता है उसको आप उतना फील नहीं कर पा रहे होते हो। आपको लगता होगा कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स होते रहता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद जाके वो ग्रो होने लगता है, एंड फिर आता है ये पूरा ऊपर वाला कर्व। तो ज्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज से अग्री करते हैं कि हाँ, रियल लाइफ में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज को अगर आप समझ जाओ ना, तो आपका जो पेशेंस है और आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगा कि लाइफ का ग्राफ कैसे होता है किसी भी चीज में प्रोग्रेस करने का। आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा। फैक्ट नंबर 2, आपको मैं इस फैक्ट में एक बहुत ही गजब इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, पेप्सी कंपनी से रिलेटेड। इस घटना का नाम है सिंपली, स्क्रीन पे देखो, 349 इंसिडेंट। एंड ये क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। क्या है कि पेप्सी कंपनी ने फिलीपींस में एक ऑफर लॉन्च किया था, एक मस्त सा ऑफर, एक ग्रैंड प्राइज उन लोगों के लिए जिनके बॉटल का जो कैप है उसमें नंबर 349 होगा। तो नॉर्मली बोतल्स पैक हो रहे थे, एंड ऐसे लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, लाखों बोतल में कुछ 100-200 बोतल में वो जानबूझ के 349 प्रिंट करते हैं, एंड लकी लोग अपना इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक कंप्यूटर एरर के वजह से, या फिर मे भी किसी एम्प्लॉय के शैतानी के वजह से, 8 लाख रेगुलर बोतल के ढक्कन में 349 प्रिंट हो गया। एंड अगर आप इसको देखोगे तो 8 लाख लोगों को अगर सब कोई को वो ग्रैंड प्राइज दे दे, जो कि उन्होंने ओरिजिनली ऑफर किया था लोगों को कि जिसको नंबर मिलेगा वो $40,000 जीतेगा, जो कि करीब 30 लाख रुपए होता है। तो अगर 8 लाख लोगों का गलती से ये नंबर प्रिंट हो गया, तो सबको अगर 30-30 लाख रुपए देगा, तो फिर तो गया ये कंपनी। ये वहां के कई लोगों के लाइफ टाइम अर्निंग से भी ज्यादा था ये प्राइस। एंड अगर सोचो, इतने सारे लोगों का, 8 लाख लोगों का यही नंबर निकल गया, तो सब कोई को लगा कि अब हमें 30-30 लाख रुपए मिलेगा। बट फिर पेप्सी ने अनाउंस किया कि ये कंप्यूटर एरर के वजह से हुआ था। और फिर क्या हुआ, सुबह के 3 बजे हो या फिर सुबह के 6 बजे, पेप्सी के सारे मेंबर्स, सारे बोर्ड मेंबर्स सुबह 3 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग किए और ये बोले सारे लोगों को कि ठीक है भाई, देखो ये तो गलती है, ये मानते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जिनका 349 निकला है वो हमारे पास आ जाओ और हम आपको $18 देंगे। बस $18 मतलब करीब 1000 रुपए।
मतलब ऑफर किया था इनिशियली 30 लाख रुपए और दे रहा सिर्फ 1000 रुपए। एंड लाखों लोगों ने इस $18 को एक्सेप्ट करके और उनका मिस्टेक को ये करके मान के शांत हो गए। लेकिन लाखों लोग ऐसे भी थे जो कि बोले थे कि अगर ऐसा इतने बड़े कंपनी आप लोग हो के पब्लिक अनाउंसमेंट किए हो वो भी ऑफिशियली, तो आपको देना ही होगा हमें बस। उसके बाद प्रोटेस्ट होने लगे, पेप्सी के एम्प्लॉयज के ऊपर बॉम्ब फेंका गया और कईयों को मारने की धमकी मिलने लगी। पूरा अफरा तफरी मच गया इस पूरे कांड के चलते। एंड आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे चीज के चलते एटलीस्ट 5 लोगों की मौत हुई, कंफर्म्ड जो कंफर्म्ड न्यूज आई कि 5 लोगों की मौत इस इंसिडेंट के चलते हुई। एंड इस चीज को पेप्सी नंबर फीवर कहा जाता है। एक प्रमोशनल इवेंट के चलते इतना हाहाकार पूरे इतिहास में पहली बार इस घटना में हुआ था। एंड ये हुआ था साल 1992 में। इसके बाद पेप्सी के शेयर प्राइसेस भी गिरने लगे। फिर आपको पता है 22,000 लोगों ने लीगल एक्शन भी लिया पेप्सी के खिलाफ। कई लॉसूट्स फाइल हुए, कई कंप्लेंट फाइल हुए फ्रॉड के नाम पे। और फिर कोर्ट ने बहुत सारे बौखलाए लोगों को $380 दिया भी, यानी करीब 18 से 20,000 रुपए दिया भी कंपनी के तरफ से। किसी किसी को तो 30-40 हजार रुपए भी मिले, कई हजारों लोगों को। बट फाइनली पेप्सी ने अपील किया कि हमारे मैटर को समझना चाहिए, ये बस एक कंप्यूटर का एरर था। तो फिर ये मामला गया वहां के फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट में साल 2006 में फाइनली इस बात का जजमेंट आया कि पेप्सी कोई भी पैसा देने का लायबल नहीं है लोगों को। एंड जो ये इंसिडेंट के चलते हुआ उसको अब रेस्ट दो, और अब इस डिसीजन के आने के बाद कोई भी इस इंसिडेंट को इग्नाइट नहीं करेगा, सब कुछ शांत रहेगा। उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद सब शांत हो गया। बट ये घटना बहुत ही ज्यादा अजीब थी सही में। फैक्ट नंबर 1, अब जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये तो मतलब इस दुनिया के बाहर की कहानी है, बट ये बिल्कुल ट्रू है। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंसान का जो हार्ट है, जो दिल है, वो उसके हार्ट वाले जगह पे नहीं है, बल्कि एक बैग को लेके वो घूमता है, उस बैग के अंदर उसका दिल मौजूद है। क्या है कि एक इंसान है जिनका नाम है स्टैन लर्किन। एंड इनकी कहानी बहुत ही गजब है। ये 555 दिनों तक एक आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे जिंदा थे, जो कि इनके बॉडी में ब्लड को पंप करता था। जी हाँ, जब इनके हार्ट में प्रॉब्लम आई तब डॉक्टर्स ने ये आर्टिफिशियल हार्ट इनके बॉडी में लगा दिया और हार्ट का एक डोनर के लिस्ट में इनको डाल दिया। क्या है कि हार्ट उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए। तब तक ये आर्टिफिशियल हार्ट में जिंदा थे 555 दिन तक। बट फाइनली लास्ट में 555 दिन बाद इनका नंबर आ गया। फिर इनको न्यू हार्ट लगा 2016 में, और उसके बाद ये नॉर्मली चल फिर पा रहे थे। बट ये बिल्कुल एक अनबिलीवेबल बात है कि ये 555 दिन तक एक आर्टिफिशियल हार्ट को अपने बॉडी में कैरी करके घूमते रहे थे। ये सही में अनबिलीवेबल बात है। और ये 24 घंटे बैकपैक को लेके ही घूमते थे और कोई चारा था ही नहीं। एंड इनका जो रियल हार्ट का जगह था वो बिल्कुल खोखला था, क्योंकि हार्ट को रिमूव कर दिया गया था। इंसान क्या क्या कर सकता है इसका ये मिसाल है। सही में बहुत ही गजब बात है ये। सबसे रिलैक्समेंट वाली बात यही है कि फाइनली इनको एक नॉर्मल हार्ट मिल गया और डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट कर दिया। और अब तो ये कम से कम नॉर्मली जिम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और नॉर्मली जी पा रहे हैं। दैट्स गजब।